सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर से मेरा नाम है शहजाद अली खान। लाड़काना डिवीजन 5 अजला पे मुश्तमिल है, जिसके 3 अजला की सरहदें बलोचिस्तान से मिलती हैं। वैसे तो लाड़काना डिवीजन अमन व अमान के हवाले से एक बहुत ख़तरनाक डिवीजन में शुमार होता है, लेकिन आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे बोल जमूर में, वो है ऑयल प्रोडक्ट्स और ईरान से दरामद होने वाले गैर कानूनी कारोबार के तहत अशिया खुर्दोनोश और दीगर सामान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स और बहुत कुछ शामिल है। ईरानी पेट्रोल हमारी इतलात के मुताबिक तफ्तान, पंजगूर और माशखेल के इलाकों में तकरीबन पाकिस्तानी सरहद के अंदर पहुंच के पेट्रोल 30 रुपये लीटर और डीजल तकरीबन 20 रुपये लीटर में पहुंच जाता है। अब वहां से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके ये सिंध भर के इलाकों बशमूल लाड़काना डिवीजन में किस तरीके से पहुंचता है, आज हम अपनी स्टोरी में आपको ये दिखाएंगे और लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे, इंतजामिया का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे, हुकूमतों से भी बात करेंगे। ताहम हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कौन सी ट्रांसपोर्ट इस गैर कानूनी कारोबार का जरिया बनती है और किस तरह बनती है। चलिए कहानी का आगाज करते हैं। मैं इस वक्त कोयटा के इलाके हजारगंजी में मौजूद हूँ और यहाँ पे ईरानी बॉर्डर, पाकिस्तान ईरान सरहदी पट्टी जो माशखेल का इलाका है, वहाँ से फिर जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ डीजल और पेट्रोल जो है वो मुख्तलिफ स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करने के लिए यहाँ पे लाया जाता है और फिर यहाँ से जो है वो फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासकर सिंध के अंदर जो है वो इसकी तरसील को मुमकिन बनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ मुकामी ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अब आजकल क्या सूरत हाल है आपके कारोबार? कारोबार नहीं है, बिल्कुल है नहीं कारोबार। आज जावे इधर कारोबार पुलिस वाला भी तंग करना है, लोग भी तंग करना है। पहले कारोबार सही था, अभी तो बिल्कुल है नहीं है, बिल्कुल है नहीं है। रास्ते भी सारे लोग, ड्राइवर लोग भी जलील करने हैं, हमारा को भी जलील करना है। कारोबार है नहीं बिल्कुल, क्या करे? ये सारे देख लो, सारे तुम खुद देख लो। इधर पहुंचाए फिर भी पैसा हम देता है 500 1000 खामा मांगता है, क्या करे? लेकिन इस बाजार के अंदर तकरीबन कितने 100 दुकानें हैं यहाँ पे जो है ये हम देख रहे हैं कि तकरीबन 150-200 दुकानें तो यहाँ पे हैं जो कि इस ऑयल को और डीजल को उतार रहे हैं और फिर गाड़ियों में हो जाएगा 500 600 800 दुकान खामा हो जाएगा। स्वेटे का शहर जो है, जितने इलाका है सब इधर मसाता है, मंडी में इधर ही काम करना है। मंडी भी बिल्कुल लोग नहीं छोड़ता है, 500 मांगता है, 1000 मांगता है, लेकिन हम भी गुजारा करना है, हम भी दूसरा भी गुजारा करना है। हम अपने मजबूरी से 500 1000 बिल्कुल देता है, क्या करेगा? आप बलूचिस्तान हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि क्या ये जो आपका कारोबार है, ये आप जानते हैं कि ये बेसिकली गैर कानूनी तेल है, तो आप इसको क्या लीगलाइज करने का मुतालबा करते हैं? गैर कानूनी कारोबार तो इधर बिल्कुल कारोबार और है नहीं है, और क्या करेगा? रोड पकड़े, रोड पे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, चोरी नहीं कर सकता है मेरे भाई। तो एक गिली गले गोले क्या है, ये हमारा रोजगार है, हमारा ये काम है, और काम तो हमारा नहीं। मैं इस वक्त बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम के एक शाहराह पे मौजूद हूँ जिसे कानक दुलय कहा जाता है। ये मेन रूट है जो कि स्मगलर्स इस्तेमाल करते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ आप मेरे अकब में देख रहे हैं, या ये आपको बज़ाहिर मुसाफिर वैन नज़र आ रही होगी, लेकिन ये मुसाफिर वैनें नहीं है। इन्हें काट के इनके अंदर टोटल जो है वो ईरानी डीजल और पेट्रोल इस शाहराह से स्मगल किया जाता है। यहाँ पे आपको प्रीमियम गाड़ियाँ, यहाँ पे आपको बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियाँ जो है ना वो नज़र आएंगी, लेकिन ये तमाम नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं और ये मेन स्मगलिंग रूट है जो कि नोशकी, दाल बदीन, चागी और तफ्तान ईरान से होता हुआ, ईरान बॉर्डर से होता हुआ, तो वो ये मस्तूम से गुजरता हुआ यही रूट कोयटा से बाहर पंजाब की तरफ भी जाता है और मस्तूम से फिर ये खुजार वाला रूट भी निकलता है और खुजार से कोबो सईद खान से ये सिंध में दाखिल होता है और लसवेला से ये कराची में दाखिल होता है, जबकि जो है वो बोलान के इलाके से गंदा खा, उसका मोहम्मद से होता हुआ गड़ी खैरो और फिर जैकाबाद से डेरा अला यार से जैकाबाद में भी क्रॉस होता है और फिर कश्मोर कंदकोट तक और बिल्कुल जो सिंध के बॉर्डर के इलाके हैं
वो तमाम इन शाहराहों से मुंसलिक होते हैं, इंटरकनेक्टेड है। मेरे अकब में जो गाड़ियाँ नीले रंग की आप देख रहे हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक के कैंस, इसको बलूचिस्तान में जम्बात कहा जाता है। बेसिकली माशकेल के इलाके और ईरान सरहदी पट्टी के से मुंसलिक जो दीगर मुख्तलिफ मकामात हैं, वहाँ से यही गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैवल करती हैं और इनके ऊपर जो है वो डीजल और पेट्रोल होता है और वो फिर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ स्टोरेज कैंप तक पहुँचता है और उसके बाद फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। अब ये सारा सिलसिला काम कैसे करता है, हमारे साथ कोयटा के रिपोर्टर हमारे बोल न्यूज़ के दानिश मुराद साहब भी मौजूद हैं और नोशकी के जो बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मीर साहब। उनसे हम बात करते हैं। मीर साहब, ये गैर कानूनी जो तेल है इसका सिलसिला कारोबार का कैसे चलता है? ये सारा काम, ये सारा सिलसिला जो है ईरानी पट्टी से, ईरानी बॉर्डर से लेकर कोयटा तक आती है। कोयटा से फिर पंजाब और सिंध के दूसरे पाकिस्तान के बाकी प्रोविंस में ये तेल चली जाती है। तो यहाँ जो बॉर्डरी पट्टी है, राजे है, जोधर है, माशकेल है, कप्तान है, वहाँ से ये तेल होकर आती है और मुश्किल रास्तों से होकर आती है, कच्चे रास्तों से ये तेल होकर यहाँ तक पहुँच जाती है। अच्छा, इनमें इन लोगों को यहाँ तक तेल की तरसील में और फिर यहाँ से आगे दीगर सूबों में इसको पहुँचाने में किन तकलीफ़ों का सामना रहता है और जो है बलूचिस्तान हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है? देखिए सर, सबसे बड़ा जो मसला है वो इंसानी जान, ये अपने जान पर खेल कर ये यहाँ तक पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद मुझे याद है जब वज़ीर आला थे कुद्दूस बिज़नजो, तो उन्होंने इस काम को जो है लीगल करने के लिए बहुत कोशिश की कि इसको लीगलाइज़ किया जाए, क्योंकि लाखों लोगों का ये रोज़गार है और हमारे जो बेचारे लोग हैं यहाँ पर और कोई रोज़गार है नहीं। लेकिन यहाँ पर ये कि अपने जानों पर खेल कर यहाँ तक पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में ये जो है इसकी तरसील होती है, सिंध में होती है, बाकी इलाकों में। अब जो सबसे बड़ा यहाँ पर ये मसला है वो ये है कि इनको लेवीज़ अलग इनसे बत्ता लेती है, पुलिस अलग इनसे बत्ता लेती है, यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो इनसे, जो वडेरे मीर साहिबान है वो अलग अपना एक, मतलब आप कह सकते हैं कि अपना उनका टैक्स है वो अलग लेती है। यहाँ पर जो रोज़गार हैं वो एक तो ना होने के बराबर है। जो ये चीज़ें जो चल रही हैं यहाँ पर गवर्नमेंट लीगलाइज करना चाहती है, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, दोनों तरह से। वहाँ पे नोशकी पंजगूर साइड से आजकल क्या रेट है डीजल और पेट्रोल? इनका जो डीजल या पेट्रोल का रेट है वो बॉर्डर के साथ है। जब बॉर्डर पे सख्ती होगा तो ये इनकी रेट बढ़ जाती है और आगे अगर सिंध पंजाब की तरफ पेट्रोल की तरसील जारी रहेगी तब भी पेट्रोल का जो वो रेट है वो ऊपर होगा। इनका बिल्कुल कंफर्म रेट ही नहीं है। अगर आप वहाँ से कोई आसानी में इनको यहाँ तक पहुँचने दिया जाए तो ये पेट्रोल सस्ती जो है पूरे पाकिस्तान में जहाँ तक भी पहुँचे ये सस्ती पहुँच जाती है। जी, मैं इस वक्त सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर के इलाके डेरा वाला यार और जैकाबाद के दरमियान खड़ा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली बॉर्डर पे खड़ा हूँ। जैसे ही आप सिंध के बॉर्डर पे पहुँचते हैं तो एग्जैक्टली सिंध का बॉर्डर क्रॉस होते ही 10 कदम के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और फिलिंग स्टेशंस जो हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाता है। या जो डेरा वाला यार है ये इतना पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, ये बेसिकली बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद का एक छोटा सा इलाका है। लेकिन आप हैरान होंगे ये जान के कि इस इलाके के अंदर तकरीबन डेरा मुराद जमाली और डेरा वाला यार मिला के 100 से ज़ायद गैर कानूनी फिलिंग स्टेशंस हैं, जबकि इन इलाकों की इतनी आबादी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इन इलाकों की इतनी आबादी ही नहीं और यहाँ पे पेट्रोल कंजप्शन लोकल सतह पे इतनी है ही नहीं, तो फिर इतने सारे गैर कानूनी पेट्रोल पंप सिंध के बॉर्डर के ऊपर आखिर क्या कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पेट्रोल पंप पे एक ड्राइवर भी मौजूद हैं, वो ख़ास तौर पे यहाँ पे आए हैं कि उनको अगर बॉर्डर से सिंध के अंदर वो पेट्रोल डलवाएंगे तो वो पेट्रोल महंगा पड़ेगा, अगर वो डीजल भी डलवाते हैं तो उनको महंगा पड़ेगा, और अगर वो यही 2 किलोमीटर बलूचिस्तान के अंदर आके डलवाएंगे तो वो उनको सस्ता पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप ये गाड़ी आपकी है? जी जी सर। तो आप यहाँ पे अभी क्या करवा रहे थे? डीजल डलवा रहे हैं। नहीं तो ये यहाँ पे डीजल आके क्यों डलवाते हैं? यहाँ सस्ता पड़ता है। अच्छा, सिंध बॉर्डर से आप सिर्फ अंदर इसलिए आते हैं कि यहाँ से डीजल की टैंकियाँ फुल करवा लें और फिर आगे जाए, फिर वापस चले जाते हैं डीजल फुल करा के। जी, मैं इस वक्त M8 शारा जो कि रतोदेरो से खुजदार और गवादर तक जाती है, बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे झलमक्सी के इलाके में खड़ा हूँ। ये मेरे अकब के अंदर सिर्फ 2 किलोमीटर के ऊपर सिंध पुलिस की चेक पोस्ट है
और ये बिल्कुल चेक पोस्ट का इलाका है। यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं इस इलाके के अंदर तो हमें हर तरफ जो है वो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इस वक्त मैं एक 30,000 लीटर ऑयल के टैंकर के ऊपर खड़ा हूँ, जिसको बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ट्रक है, लेकिन अंदर जो है वो खुफिया ऑयल की टैंकी लगाई हुई है, जिसमें तकरीबन 30,000 लीटर पेट्रोल और डीजल आ जाता है। इसमें 3 मुख्तलिफ खाने बनाए हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये जैसे है, तो इसके अंदर अगर डीजल डाल दिया जाता है तो इसके बिल्कुल अगली तरफ जो है वो वहाँ पे पेट्रोल डाल दिया जाता है। और इसी तरीके से ये बज़ाहिर जब शाहराह से गुजरता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ट्रक जा रहा है, लेकिन दर हकीकत इसके अंदर 30,000 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं। ये जो हमारे साथ भाई मौजूद हैं ये इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। ये इनका कहना है कि ये गवादर से यहाँ पे जलबख्शी आए हैं और आप इससे अंदाज़ा करें कि गवादर से नॉन स्टॉप 30,000 लीटर जो फ्यूल है वो बिल्कुल एन सिंध के बॉर्डर पे पहुँचा हुआ है। और यहाँ से फिर वो चिंची रक्षों से, मोटरसाइकिलों पे और इसी तरह की गाड़ियों के खुफिया खानों से और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो बासानी सिंध का बॉर्डर क्रॉस करता है और वहाँ पे फिर पेट्रोल पंप्स को मुहैया किया जाता है। इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से, गवादर से आए हैं? मेरा नाम जमील अहमद है, मैं खलात से आया है। नॉर्मली ये कैसे सिलसिला चलता है? आप गवादर से जीवानी से लेते हो, कहाँ से लेते हो? यार उधर कभी तुरबत से लोड होता है, कभी पंजूर से, कभी उधर से, कभी इधर से। नहीं तो अब आप क्या कहते हो कि ये जो ऑयल ट्रेड है ये खोला जाए? हाँ वो खोला जाए, क्या करे, सब मजदूर क्या चीज़ है। और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में और क्या है आप बताओ। ये डीजल हो जाए तो सारा अपना मजदूरी करता है, लेकिन अभी डीजल बंद हो जाए तकरीबन एक दिन में भी 6,000 बंदा बेरोजगार होते हैं। इस इलाके के अंदर इस कदर ऑयल आना, इस वक्त भी इतनी रवानी से आना, वो बलूचिस्तान हुकूमत के दावों और सिंध के जो हुक्मरान हैं और जो कि कहते हैं, ये दावा करते हैं कि स्मगलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन उठाए जा रहे हैं, उसकी मुकम्मल तौर पर नफी करता है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू के लिए हमने वक्त लिया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिम साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। मुख्तसर से 1-2 सवाल हैं कि सर ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है जो कि पब्लिक टू पब्लिक जारी है, इसके अंदर आप इस सारे सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका सवाल क्लियर होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की आप बात कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त ईरान के साथ 2 मकामात पर, चूँकि जो भी गांव हैं, चाहे वो चागी की साइड पे हैं और दूसरे मकरान की साइड पर, वहाँ पर अगर जो बुनियादी ज़रूरियात की अशिया दस्तयाब नहीं है तो वो दूसरी साइड से आती हैं और कुछ अशिया यहाँ से वहाँ जाती हैं। तो उनको जो है ना, लाजमी सी बात है, और ये अभी से नहीं है, काफ़ी तवील अरसे से, लेकिन एज सच उसकी आप कहें कि कोई इजाज़त है, कोई इजाज़त ऑफिशियली उसकी नहीं है, लेकिन लाजमी सी बात है गैर रस्मी तौर पर लोग जाते हैं और फैमिलीज़ हैं, कुछ फैमिलीज़ बॉर्डर के इस तरफ हैं, कुछ उस तरफ हैं, तो ज़रूरत की जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो चीज़ें लेकर आते हैं। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में इस स्मगलिंग नेक्सस में जितने अफसरान हैं उनके नाम भी शामिल हैं, वॉल्यूम भी है, लोकेशन भी हैं। लेकिन अगर आपके लिए इसका जवाब देना मुश्किल है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसको तो आप डिनाई नहीं करते कि यहाँ पे कोयटा के गिरदो नवाब मंडियाँ हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में दुकानें और सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो फ्यूल से भरी हुई हैं और वो बलूचिस्तान की शाहराहों पे ट्रैवल कर रही हैं। ईरानी ऑयल बलूचिस्तान के जिन इलाकों में आता है, इसे रोकना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसे रोकना रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान कस्टम्स की, और जो अपनी जॉइंट चेक पोस्ट बनी हुई है वहाँ पर उन्हें रोकना उनकी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत के मातहत जो इदारे हैं उनमें लेवीज़ और पुलिस हैं। लेवीज़ और पुलिस को सिर्फ जो जॉइंट चेक पोस्ट कायम की गई हैं, जहाँ पर कस्टम्स भी मौजूद है, FC भी मौजूद है, दीगर इदारे भी मौजूद हैं, वहाँ उनके साथ जहाँ डिप्लॉय किया गया है उस डिप्लॉयमेंट में उन्हें ये इख्तियार हासिल है कि वो कस्टम्स की मदद करें स्मगलिंग के ख़िलाफ़। अदरवाइज़ जो लेवीज़ और पुलिस की अपनी चेक पोस्ट हैं वहाँ पर उनके पास एंटी स्मगलिंग के कोई इख्तियारात नहीं हैं। हालिया अरसे में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान को कुछ इख्तियारात दिए गए थे, फेडरल गवर्नमेंट की हिदायत पर दिए गए थे,
और वो कस्टम्स की जो नफरी की कमी थी उसकी वजह से दिए गए थे। तो बोथ आर द डिपार्टमेंट FC एंड द कस्टम्स रिलेटेड टू फेडरल गवर्नमेंट, नॉट प्रोविंशियल। सर, बलूचिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पे कोयटा, गिरदोनवा या ईरानी बॉर्डर या अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब के इलाकों की सूरत हाल अलग है, लेकिन बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है और इसकी सरहदें पंजाब से भी मिलती हैं, सिंध से भी मिलती हैं। क्या वजह है कि सिंध के बॉर्डर के इलाकों में जब हम कुबो सईद खान के करीब जाते हैं, झलमक्सी के नियर बाय एरियाज, या हम यहाँ से डेरा लायार के करीब जाते हैं, तो एंड बॉर्डर के करीब जहाँ जो कि लेस पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में इलीगल पेट्रोल पंप। देखें, सैकड़ों की तादाद में इलीगल पेट्रोल पंप्स की आप बात कर रहे हैं। एक चीज़ जहन में रखिए, हाल ही में एक मीटिंग में ये मसला डिस्कस हुआ है और बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप करेगी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को पाबंद किया जाए कि वो जीवनी में अपना पेट्रोल पंप कायम करें, वो औरमाड़ा में कायम करें, वो तफ्तान में कायम करें। जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ या जो दीगर बुनियादी ज़रूरत की भी डेली की अशिया उनकी फरावानी को वो कंपनीज़ या फेडरल गवर्नमेंट तफ्तान के शहरी के लिए, जीवनी के शहरी के लिए अगर पाबंदी करती है, तो फिर उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि ईरान या अफगानिस्तान या किसी भी बॉर्डर से वो आए। जब चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो फिर लाजमी सी बात है आपको उनकी लाइवलीहुड के लिए कुछ करना पड़ता है। बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है जिसके अवाम को फौरी रोजगार के मौक़ों की ज़रूरत है, लेकिन क्या इन मसाइल का हल गैर कानूनी तिजारत है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बलूचिस्तान के मसाइल अपनी जगह, लेकिन सिंध के क्या मसाइल हैं? कराची से लेके कश्मीर तक जो ईरानी ऑयल प्रोडक्ट्स और उसके अलावा दीगर अशिया खुर्दोनोश जो खुलेआम सिंध के अंदर स्मगल की जा रही हैं, उनका सवाल लेके जब हम वजीर दाखिला सिंध, IG सिंध और उसके अलावा DIG लाड़काना और कस्टम हुकाम से जब हमने राब्ता किया, तो उन्होंने इसके ऊपर बात करने से वाज़े तौर पे इनकार किया। उनका इनकार इस बात का सबूत है कि दाल में कहीं कुछ काला है। अस्सलामुअलैकुम, बोल जमहूर के साथ मैं हूँ इरफान आरई। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद। इस शहर में तकरीबन 2000 दुकानें, जहाँ पर रोज़ाना बिरयानी हो या फिर दूध हो या खाने पीने की वो अशिया जिसमें रोज़ाना लोग अपने घरों को लेकर जाते हैं और होटल्स पर खाते हैं, वो क्या खाने की अशिया हैं जो आवाम को यहाँ होटल्स पर मुयस्सर हैं, डेयरीज पर किस किस्म का दूध मिल रहा है, और इन तमाम चीज़ों को चेक करने का जिम्मेदार इदारा सिंध फूड अथॉरिटी आखिर वो क्या काम कर रहा है, वो किस तरह शहरियों की खुराक को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इन दुकानों में कितने लोग जो हैं वो लाइसेंस याफ्ता हैं और कितने लोग लाइसेंस नहीं रखते, जो कि रोज़ाना पथारे ठेले शाम होते ही लग जाते हैं और उन पर फास्ट फूड हो या फिर खाने की अशिया हो, उनको चेक करने का आखिर निज़ाम क्या है। सिंध फूड अथॉरिटी मुसलसल शहर में तनकीद का निशाना रही है, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए उसको बेहतर करने के लिए और ख़ास तौर पर जो इल्ज़ाम है रिश्वतखोरी का, उसे ख़त्म करने के लिए और इस इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाकर आवाम को खाने की बेहतर मेयारी खुराक मुहैया करवाने के इक़दाम क्या हैं। आए चलते हैं और शहर में हम पहले शहरियों से बात करते हैं, उसके बाद फिर हम दीगर इदारों की जानिब चलते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी क्या कर रही है और खाने की होटलों पर क्या मिल रहा है। आए चलते हैं। हम पहुंचे हैं कासमाबाद। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में 200 से ज़ायद दुकानें हैं जो कि खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करती हैं। यहाँ पर शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महबूब अबड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ क्या इनकी मीटिंग्स होती रही हैं, क्या सूरत हाल है, खाने पीने की अशिया किस क्वालिटी की मिल रही हैं, ये बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो 2021 में 20 में फूड अथॉरिटी थी, काम कर रही थी, अच्छे तरीके से कर रही थी और बगैर किसी उसके रिश्वत के, बगैर किसी मफाद के कर रही थी, तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे थे और हमने कोऑपरेशन भी किया। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे दुकानदारों को लूटने का एक ज़रिया बनाया गया
एक दुकानदार जो 500 फुट से नीचे का है उस पर टैक्स जो लगता है वो 1130 रुपये लगता है। इन्होंने 5,660 रुपये लेना शुरू किया। जब मैंने रिकॉर्ड में देखा तो वो पता लगा कि 1130 के बजाय ये 5,660 रुपये ले रहे हैं। तो मैंने मज़ामत की, मैंने बात की डिप्टी डायरेक्टर से, तो फिर हमने इनकार कर दिया। जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने जमा करा दिए, बैंक में जमा भी हो गए, उनको लेटर भी मिल गए। लेकिन मैंने फिर कहा कि भाई ये तो आप गलत कर रहे हैं। तो फिर वहाँ डिप्टी डायरेक्टर साहब आए, उसने मीटिंग की, तो उसने तय किया कि ठीक है ये आप जो कह रहे हैं वो 1130 ही होंगे। फूड अथॉरिटी हमें नजर नहीं आती, कहीं कोई चीज चेक भी करती है? नजर तो नहीं आ रही। कब से? तकरीबन 6 महीने हुए हैं। अभी बीच में आ रहे थे, वही रेट ले रहे थे इसका लाइसेंस का 5,600 में। हमने इनकार कर दिया, दुकानदारों ने इनकार कर दिया कि भाई हम जो लीगल है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ने अपने ऑफिस में बुलाया, वहाँ गए, मीटिंग हुई, उन्होंने तय किया कि 1130 रुपये जो है वो छोटे दुकानदार नहीं, इनका काम सिर्फ फीस लेना तो नहीं है, जो शहरियों को खुराक मिल रही है उसको चेक करना है, वो चेक करते हैं। असल काम तो वो है, वो पहले कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, अब दिखने में नहीं आते हैं। बेसिकली सारे ये जो स्पेशली डेयरीज हैं, दूध है, दूसरा है, ये बीमार भी पीते हैं, मासूम भी पीते हैं, बुजुर्ग भी पीते हैं। तो दूध सबसे ज़्यादा क्वालिटी का देखना चाहिए, तो उसमें इनका कोई रोल तो नज़र नहीं आ रहा मुझे खास। अच्छा, शाम होते ही हम देखते हैं कि हैदराबाद में ठिये लग जाते हैं, फास्ट फूड बिकता है, तो किस क्वालिटी की ये खुराक है, आप किस तरह देखते हैं? आप अपने घर के लिए लेते हैं, और फूड अथॉरिटी को उसमें क्या करना चाहिए? सर, आज जो सबसे बुराई है, सबसे बीमारियां हैं, लोगों का अमवात हैं, उसका सबब ये फूड्स जो है वो दुरुस्त नहीं है। सारा फूड जो यूज़ हो रहा है वो मिलावट है, 2 नंबर है, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है, अवाम बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, लोग हर तरह की मुसीबत में झेल रहे हैं। तो फिर फूड अथॉरिटी चैन की बांसुरी क्यों बजा रहा है? बोर्ड अथॉरिटी पहले जिस मकसद के लिए बनी थी तो बेहतर काम कर रही थी, लेकिन अब फूड अथॉरिटी नज़र नहीं आ रही। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। जो फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है वो कहीं भी नहीं है, सिर्फ वो चालान वसूल करते हैं, लाइसेंस फीस की डिमांड करते हैं, और ये डिमांड सिर्फ पैसे की वसूली तक हमें नज़र आती है। हैदराबाद शहर में जो खुराक है, फास्ट फूड सेंटर्स हों, होटल्स हों, दूध की डेयरियाँ हों, या कोई भी खाने पीने की चीज़ हो जो कि पथारों पर, ठेलों पर फ़रोख्त होती है, हमें कहीं सिंध फूड अथॉरिटी का वजूद नज़र नहीं आता कि वह आवाम को अच्छी खुराक मुहैया करने में कहीं अपना किरदार अदा कर रही हो। हम चलते हैं लतीफ़ाबाद की जानिब और वहाँ दिखाते हैं आपको कि क्या सूरत हाल है। जी, हम पहुँचे हैं ऐसे इलाके में जहाँ शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं, और हम जानना चाहेंगे शहरियों से कि शहर में किस तरह की खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ शहरियों से। सर, ये बताइएगा कि जो फास्ट फूड बिक रहा है, दूध बिक रहा है, खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं, ये किस क्वालिटी की आप देखते हैं? थर्ड क्लास बिक रही है। हर चीज़ में जो है ना जुल्म, कोई प्राइस जो है ना फिक्स नहीं है, कोई फिक्सेशन है ही नहीं, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मेरा ख्याल है। अच्छा, ये बीमारियां फैल रही हैं, सिंध फूड अथॉरिटी कार्रवाई करती कोई नज़र आती है? नहीं भाई, कहीं भी नहीं। ये बस तनख्वाह लेकर एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये क्या है। क्या होना चाहिए इस पर, एक्शन क्या होना? ऑनेस्टी होनी चाहिए भाई। आप दुबई जाकर देखें, आप सऊदी अरब जाकर देखें, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे पता है ये हम गंद किचरे में जो है ना पल रहे हैं। शहरी हैं यहाँ बहुत सारे, हम बात करते हैं। आप बताइएगा, जो खाने पीने की अशिया ठेलों पर, दुकानों पर, होटलों पर मिलती हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, और आप समझते हैं सिंध फूड अथॉरिटी कहीं कोई एक्शन ले रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। जो हमको गंद खिला रहे हैं ये सारा 2 नंबर, जिसमें जो भी मटेरियल है 2 नंबर है। गवर्नमेंट नाम की इधर कोई चीज़ ही नहीं है। ऑफिसर जो इधर बैठे हुए हैं वो सारा मंथली लेते हैं, मंथली उनको मिल जाती है। आवाम का क्या है, आवाम गर्क हो जाए, आवाम बस आवाम बेबस है, उनका कोई है नहीं, बस अलग अच्छा मिल रहा है। कौन सा दूध अच्छा, पाउडर मिल रहा है सारा, कौन सा दूध अच्छा मिल रहा है? पानी में हो तो फिर भी अच्छा हो, लेकिन ये सारा केमिकल और पाउडर खिला रहे हैं, जो हमको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे बच्चों को। मजबूरी है, गरीब आवाम क्या करे, बस लेता रहता है।
और बस आपके दरअसल से ये खुदा को हम मदद करें, हुक्मरानों को नहीं कर रहे, क्योंकि वो खुद इसमें मुलव्वस हैं। वो उनको भी माल मिल रहा है कि वो खा रहे, लेकिन हम खुदा को बोल रहे हैं कि कोई ऐसा आ जाए, कोई गरीब आवाम की जो है ना मदद करे। मैं फूड डिपार्टमेंट से एक दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो खाना लोग खा रहे हैं, शहरी खा रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को फूड डिपार्टमेंट वाले खिला रहे हैं? जे ना कोई चेक एंड बैलेंस है होटलों की, कोई ना सफाई है, ना सुथराई है, ना प्राइस को आप दुकानों पर चाहे चीज़ें महंगी लगी पड़ी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, दूध और ख़ास तौर पर पकी हुई चीज़ें, उसकी क्वालिटी अच्छी है? भाईजान, दूध की बिल्कुल भी जो है ना क्वालिटी में मज़ा नहीं है। कोई ना चेक एंड बैलेंस है, ना फूड डिपार्टमेंट, ना डीसी, कोई भी एक्टिव नहीं है यहाँ पर। जो बच्चे दूध पी रहे हैं उनका खुदा न खास्ता गलत चला जाए, पानी वाला केमिकल वाला दूध नुकसान हो जाए। कौन से बिरयानी 30 रुपये 40 रुपये पाव बिरयानी का जो है 30 रुपये 40 रुपये पाव मिल रहा है, कैसी बिरयानी मिलेगी? जी, गुफ्तगू आपने शहरियों की सुनी कि जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी जो जिम्मेदारी है चेक करना कि किस क्वालिटी की खुराक लोगों को दी जा रही है और इस खुराक को यकीनी बनाना कि वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के तहत पके और आम आदमी को मिले, मगर उसे चेक करने वाला नहीं है। हर तरफ शहरी कहते हैं कि दूध हो या फास्ट फूड सेंटर्स हों या बिरयानी हो, शॉप्स हों, तमाम जगहों पर मिलावट शुदा अशिया मिल रही हैं और ख़राब तरीन खुराक की सूरत हाल की शिकायत पर भी कोई पुरसान हाल नहीं है। तो हम चलते हैं शॉपकीपर एसोसिएशन के रहनुमाओं की जानिब और उनसे पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आए चलते हैं। जी, सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से या तो हमें कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आती जिसमें वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को चेक करें, अगर कहीं कार्रवाई की भी जाती है तो वो मुतनाज़ा हो जाती है। हम इस वक्त लतीफ़ाबाद 11 नंबर में मौजूद हैं। यहाँ फूड अथॉरिटी की जानिब से जो कार्रवाई की गई उसमें दुकानदार ने एंटी करप्शन को कंप्लेन की और फिर एंटी करप्शन ने रंगे हाथों रिश्वत समेत 2 एहलकारों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में जो शिकायत कंदा थे आफाक साहब, हम उनकी शॉप पर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था और क्या फूड अथॉरिटी वालों ने उनके साथ किया। आप बताएं। अचानक आके इन्होंने हमारे से रेड किया कि भाई आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेन है। भाई किस चीज़ की? बोला दूध में कंप्लेन है आपकी। हमने भाई दूध चेक करो। हमने क्वालिटी इनको चेक कराई, इन्होंने क्वालिटी चेक की हमारी, तो उसमें इन्होंने जब लेबार्ट्री की बोला भाई कुछ भी नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आपके दूध में मक्खी है। बोला भाई मक्खी, ये इन्होंने उसका बहाना बना के फिर इन्होंने हमारा दूध फेंकना शुरू कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने हमारी दुकान सील कर दी। फिर 30,000 रुपये हमारे बकाया थे, जो इसके लिए बार बार फ़ोन कर रहा था भाई 30,000 रुपये लेकर आओ और अपना एफिडेविट जो तुमने लिख के दिया था वो एफिडेविट भी लेकर जाओ और भी मैं चालान भी जो है फाड़ देता हूँ। तो फिर हम जो है एंटी करप्शन ऑफिस गए। भाई इसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, 50,000 रुपये ले लिए, 30,000 रुपये के लिए 12 फ़ोन करा कि मैं ज़्यादा इसको ये पैसे देना नहीं चाहता। मैंने उनसे ये एंटी करप्शन के जो अफसर है, मैंने उनसे ये कहा कि भाई मैं इसको पैसे देना नहीं चाहता, ज़्यादा आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने फिर सारा का सारा ट्रैप का सिस्टम बनाया कि आप इसको फ़ोन करो। हमने इसको फ़ोन किया, हमने भाई यहाँ पर आप गिद्दू पर आके हमारे पैसे ले लो और वो एफिडेविट और वो चालान साथ लेकर आना ताकि हम आपको पैसे देंगे और इसको फाड़ेंगे। इसने कहा कि नहीं, आप जो ना ये जो इनका फूड का अफसर या ऑफिस है इनका बिल्डिंग कासमाबाद के अंदर गेस्ट कॉलोनी के अंदर, फिदा हुसैन खोसा साहब का जो ऑफिस है, वहाँ इसने हमें बुलाया। वहाँ मैं गया, एक मेरे साथ दोस्त था वो सनाउल्लाह हो गया, एक एंटी करप्शन का अफसर भी हमारे साथ ही गया था, वो भी दोस्ती बन के गया था। उसने सारी कार्रवाई अपनी आंखों से देखी और उससे पहले हमारी जो एंटी करप्शन ऑफिस के अंदर जो हुई थी वहाँ मजिस्ट्रेट साहब खुद मौजूद थे। मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी की पूरी FIR चेक करी है। तो मैंने इसको 5-5 हज़ार वाले नोट दिए थे, उनके सबके नंबर मिलाए हैं, वो FIR में नंबर लिखे हैं सारे। जब मजिस्ट्रेट साहब ने जब चेक कर लिए उसके बाद हमें उन्होंने रवाना किया पूरी टीम के साथ। फिर मैंने इसको यहाँ पैसे दिए हैं और वहाँ से पूरी टीम ने आके ऊपर रेड किया। मजिस्ट्रेट साहब ने अपने हाथ से इसकी जेब से पैसे निकाले हैं, शहजाद गुप्तान की जेब से। डील सारी रानू मल ने की थी बैठ के। रानू मल ने जब डील हो गई 30,000 रुपये की, उसने शहजाद गुप्तान को मैंने उसको पैसे दिए हैं, उसने अपनी जेब में रखे और पीछे से रेड हुई है। इस तरीके से उसको रंगे हाथों वहाँ पकड़ा है। उस पर इन लोगों ने शदीद मुज़ाहमत की, ये एंटी करप्शन वालों के साथ शदीद मुज़ाहमत की, जिसके अंदर थे वो आगा साहब के पैर में फ्रैक्चर हुआ, 1-2 जो नईम भट्ट साहब उनके लगी, 1-2 के एक की उंगली में लगी और एक वो तो आगा साहब तो वहीं पर ही ऑफिस के अंदर ही गिर गए थे, जिसकी वीडियो पे सबने देखी थी। जी, गुफ्तगू सुनी आपने आफाक साहब की। जो शहर में दुकानदारों की शिकायत और शिकवे हैं वो यही हैं कि फूड अथॉरिटी अगर कार्रवाई करती है तो कानून के मुताबिक जो लाइसेंस फ़ीस है,
जो छोटे दुकानदार या कैटेगरी वाइज लाइसेंस फीस है उसके मुताबिक उनसे वसूली करें, या जो जुर्माने हैं वो कैटेगरीज के मुताबिक उनसे वसूल किए जाएं। हैदराबाद शहर में बिरयानी की दुकानें हों, दूध की दुकानें हों, फास्ट फूड की दुकानें हों, इन पर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को चेक करने के जिम्मेदार सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से आपने शहरियों की, ताजरों की, दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी। इसमें हमने कोशिश की कि हम फूड अथॉरिटी का मौक़िफ़ भी लें, मगर फूड अथॉरिटी के अफसरान हमसे बात करने से कतराते रहे। तो सूरत हाल शहर की आपके सामने है। अगले प्रोग्राम के साथ बोल जमूर में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।